सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी अले पाक पर व्यूअर्स वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों आज मैं दो बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो गंदम का आखिरी स्प्रे कब किया जाएगा और किस मरहले तक आप आखिरी स्प्रे कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर हम पोटाश का स्प्रे करते हैं। और एक हम आखिरी खाद के बारे में बात करेंगे कि गंदम को आखिरी खाद हमने कौन सी देनी है, जो कि गोब के मरहले पे दी जाती है। आप दोस्तों के गोशे गुजार कर दूं कि जो गोब का मरहला है बेसिकली ये 80 से लेकर 90 दिन काउंट किया जाता है। और इसकी निशानी ये है कि गंदम के दरमियान जो तना होता है उसके दरमियान में नाली पड़ जाती है या उसके अंदर सिट्टा बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है आगे दुधेल स्टेज और डो स्टेज, गुंदे हुए आटे की स्टेज। वो 120 दिन से लेकर 130 दिन के दरमियान ये फसल आपकी होती है। लेकिन हमारा जिम्मेदार इन मराहल को बाद दफ़ा टेक्निकली नहीं समझ सकता, तो गंदम को आखिरी स्प्रे के बारे में अक्सर दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि हम आखिरी स्प्रे किस मरहले तक कर सकते हैं, कितना सिट्टा बाहर होना चाहिए, सिट्टा किस हालत में होना चाहिए कि हम आखिरी स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि सिट्टे निकलने के बाद ऊपर एक पीले रंग के जर दाने आते हैं सिट्टे के ऊपर, वो पोलिनेशन होने के बाद निकलते हैं। ये गौरतलब बात है, क्योंकि जो भी आपने बोरान का स्प्रे देना है, जिंक का स्प्रे देना है या जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे देना है, इन तीनों का काम होता है दाने के अंदर जो पोलिनेशन हो रही है ये उसको एनहांस करते हैं। पोलिनेशन जब हो जाएगी तो बोरान, जिंक या जिब्रेलिक एसिड देने का मकसद फौत हो जाता है, यानी फिर इनकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती। यानी जब तक जर्द दाना सिट्टे में से बाहर नहीं आ जाता आप उस मरहले तक बोरान का, जिंक का और जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। हमने NKZ एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, उसमें जिंक, पोटाश और बोरान तीनों अज्जा मौजूद है। उसमें जिम्मेदार को बहरहाल ये परेशानी नहीं होती कि किस मरहले पे करना है या कैसे करना है। अच्छा, जब सिट्टे के अंदर पोलिनेशन हो जाती है और जर्द दाना बाहर आ जाता है, उसके बाद भी एक स्प्रे आप पोटाश का कर सकते हैं। पोटाश का स्प्रे इस सूरत में भी आप कर सकते हैं, यानी जर्द दाना जब निकल आता है उसके बाद भी पोटाश का स्प्रे बहरहाल आप कर सकते हैं, लेकिन फौरी एक हफ्ते के अंदर अंदर, उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं है। और आखिरी क्या मसाला है कि दुधेल स्टेज में जब दाना हो उस मरहले तक आप आखिरी स्प्रे कर सकते हैं, दुधेल स्टेज तक, क्योंकि उस वक्त दाने की भराई हो रही होती है। और जो पोटाश आप स्प्रे करते हैं, ये पोटाश की बात आज मैं जरा खोल के बातें कर रहा हूँ, ये जो स्प्रे आप पोटाश कर रहे होते हैं जो कि हम NKZ में भी दे रहे होते हैं, ये होता है पोटाशियम नाइट्रेट। सल्फेट ऑफ पोटाश नहीं होता। अक्सर दोस्त बारह कहते हैं कि हम वो जो फ्लड कर रहे हैं पोटाश क्या उसको स्प्रे कर दें, तो दोस्तों जो स्प्रे किया जाता है वो पोटाशियम नाइट्रेट होता है, और जो नीचे फ्लड कर रहे होते हैं वो सल्फेट ऑफ पोटाश या पोटाशियम नाइट्रेट दोनों ही कर सकते हैं। तो फोलियर में हमेशा पोटाशियम नाइट्रेट 500 ग्राम आपने फी एकड़ इसे स्प्रे करना होता है। अब दुधेल स्टेज तक आप पोटाश दे सकते हैं। एक बात, आखिरी खाद के बारे में अब हम बात करते हैं। ये गोब की हालत है 80 से 90 दिन या 100 दिन तक आपकी ये म्याद होती है आखिरी खाद की। आखिरी खाद में पोटाश ये आपने 8 से 9 किलो लाजमी तौर पर वाटर सालुबल WS फार्मूलेशन में जो होगी पोटाश आपने फी एकड़ फ्लड करनी है। सल्फर इसके साथ आपने 1 किलो फ्लड करना है, और फास्फोरस अगर हो सके तो 5 किलो से 7 किलो अगर आपकी फसल की जरूरत हो। कुछ दोस्तों की खादें मिस हो जाती हैं, दूसरे तीसरे पानी पे आप फास्फोरस नहीं दे सकते, या फास्फोरस की अदम दस्तयाबी की वजह से आप फास्फोरस नहीं दे सकते, तो इस मरहले पर आप अपनी 3 खादें पोटाश, सल्फर और फास्फोरस दे सकते हैं। यूरिया यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2 बोरी यूरिया या 2 बोरी गवारा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे आप बोलते हैं, या 2 बोरी जबरदस्त यूरिया या कोई भी नाइट्रोजनी खाद 2 बोरी की मकदार में अगर आप दे चुके हैं, तो गोब के मरहले पर आपने नाइट्रोजन नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी। बल्कि 1.5 बोरी भी अगर आप दे चुके हैं तो आपने गोब के मरहले पर नाइट्रोजन नहीं देनी। 1.5 बोरी एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है मुकम्मल जो नाइट्रोजन की होती है, हम वाफर मकदार में दे रहे हैं। अक्सर दोस्तों से पता चलता है 3-3 बोरी भी दे चुके हैं कुछ लोग नाइट्रोजन की। तो ये गोब के मरहले की ये खाद है। आज एक दोस्त ने सवाल किया कि ये गोब पे जो पोटाश दे रहे हैं
किसी डीलर ने उन्हें बोला कि इसके साथ 10 किलो नाइट्रोजन लाजमी दे, क्योंकि ये पोटाश जो है ना एक्टिव नहीं होती यूरिया के बगैर। तो ये बड़ी फजूल सी बात है, पोटाश एक्टिव होती है, इसका नाइट्रोजन के साथ कोई तल्लुक नहीं है। आपको गोब के मरले पर अजाफी नाइट्रोजन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकेली आप एसओपी फर्टिगेट करेंगे या पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिगेट करेंगे, और स्प्रे के लिए पोटाशियम नाइट्रेट। ये क्रिटिकल मरले थे। अब तीसरी बात मेरे दोस्तों, तीसरी बात यह है कि अब जो फसल अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं, अभी तक मौसम बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला खैर फरमाए। दुआ करें एक बारिश अच्छी हो जाए इन दिनों में, या फरवरी में हो जाए, मुतवक्के भी है, लेकिन खुदा न हादसा गुज़श्ता साल की तरह हीट वेव ना आ जाए, हीट वेव ना आ जाए, ये डर है, शायबा है, क्योंकि बारिशें अच्छी नहीं हुई हैं। तो कोशिश करें पोटाश के स्प्रे अभी वक्त पे कर लें, अभी वक्त पे पोटाश के स्प्रे कर लें, पोटाशियम नाइट्रेट या NKZ। मेरे पास से आप NKZ मंगवा सकते हैं, दोस्तों को पता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, उशर लाजमी देना है, उशर लाजमी देना है। उशर के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई जिम्मेदारा नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। अल्लाह ताला आपके हाल पर रहम फरमाए, उशर लाजमी दे। ये यतीमों, मस्कीनों, गरीबों, बेवाओं का हक होता है। अपनी फसलों में से जो अल्लाह ने अपने फजल से आपको दी हैं, उसमें से उसके बंदों को उस अल्लाह ताला के तय करदा कवायद के मुताबिक उशर की अदायगी यकीनी बनाए। और फिर आज तो मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि अब रमज़ान शरीफ भी आ रहा है। जैसे हार्वेस्टिंग होगी, आगे रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा। 1 महीना रह गया, 30 दिन रह गए। तो दोस्तों, रमज़ान की बरकतें होंगी 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको सवाब अता करेंगे। बड़ा रहमतों वाला महीना आ रहा है, तो अपनी आज से ही नियत करें कि उशर लाजमी अदा करेंगे। पोटाश के 2 से 3 स्प्रे कर दें, और नीचे ये वाली खाद लाजमी दे दें। 8 से 9 किलो पोटाश फ्लड करें और 2 से 3 पोटाश के स्प्रे कर दें, ताकि हीट वेव से भी फसल महफूज रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर और शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान। वस्सलाम।